स्टूडेंट्स, होपफुल यू आर डूइंग वेल। इट्स मी आकिब रहमान और आज अपने सब टॉपिक करने लगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के। पहला टॉपिक है हमारे पास वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और दूसरा है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो कितनी वेरिएशन आएगी वैल्यू ऑफ जी के अंदर। ये दो हमारे पास सब टॉपिक्स हैं। स्टूडेंट, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसकी एसएलओ बेस मैंने पीडीएफ बना दी और आपको मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन कीप इन माइंड आप जो पिछले मैंने जितने भी इसके साथ टॉपिक करवाए, दो टॉपिक्स करवाए और एक जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, वो वीडियोस आपने लाजमी देखनी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपस में क्या रिलेट है, तो फिर आपको सही समझ नहीं आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कैसे हम जो है वैल्यू ऑफ जो जी है, जो स्मॉल जी होती है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन गया हमारे पास। दूसरा, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये भी हमने बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने जो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन देखा था स्टूडेंट, उसमें हमने ये कहा था कि जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वो डिपेंड करती है मासेस पे। लाइक ये m1 है और ये मेरे पास ये क्या है, ये m2 है। तो इन दोनों के अंदर इनका जितना ज़्यादा मास होगा उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप था फोर्स का। ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, देखें me और m0, यानी मास ऑफ अर्थ है और ये जो भी हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, या आप इसको इस वक्त ये बॉल कंसीडर कर सकते हैं, इस m को, और दूसरे m को हम मार्कल को कंसीडर कर सकते हैं। तो जितना इनका हमारे पास मास ज़्यादा होगा उतनी ही जो इनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, जो हमेशा इनवर्ड होगी, वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ये क्लियर हो गया। और जितना इनका डिस्टेंस क्या होगा, दूर होता जाएगा, उतना ही इनके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। क्लियर है। तो फर्स्ट लाइन मैंने यही लिखी हुई, इसको आप एज इट इज समझ सकते हैं और मैंने बता दिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने प्रूव भी तो करना है कि वो किन किन फैक्टर्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जी बताना है हमने, ठीक है, कैलकुलेट करना और फिर उसके फैक्टर बताने किन पे वो डिपेंड कर रहा है, किन किन चीज़ों पे। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे जो कि हम अर्थ के ऊपर रख देंगे। मान लो हमारे पास अर्थ है, मैंने ये अर्थ बनाई भी हुई है, ठीक है। ये हमने अर्थ कंसीडर कर लिया और इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया जिसको हम m0 से शो करवा रहे हैं कि ये मास ऑफ अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट का है और ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ गया। क्लियर है। ओके। फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे, यहाँ हमारे पास जाहिर सी बात, हम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में से क्या करते हैं, डिस्टेंस को भी लेते हैं, और डिस्टेंस होता है वो हमेशा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द जो होगा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से हम यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपने यहाँ सरफेस से नहीं लेना, वो फ्रॉम द सेंटर लेना। और ये बातें मैंने बहुत डिटेल में बताई थी आपको पिछले लेक्चर्स में। तो हम यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप एक चीज़ गौर करें, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, स्टोन लिया हुआ है, वट एवर जो भी यहाँ पे हमने बॉल लिया हुआ है, अगर जो हमारे पास यहाँ रेडियस ऑफ जो अर्थ है हमारे पास, वो ऑलमोस्ट हमारे पास है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा अगर उसके ऊपर एक और कोई बॉल वगैरह पड़ी हुई है, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, तो कितना ही उसके अंदर रेडियस में वो फर्क ले आएगा, बिल्कुल माइनर सा। तो हम उसको रेडियस को एज इट इज यही वैल्यू कंसीडर करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट हम यही कंसीडर कर लेंगे। ऑब्वियसली बात है, हल्का सा बिल्कुल माइनर सा जो होगा इसमें इजाफा होगा जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे जो दोनों में डिस्टेंस था वो हमारे पास यही था, ठीक है, जितना रेडियस ऑफ अर्थ था। ये बात आगे समझोगे। तो फर्स्ट लाइन मैंने यही लिखी हुई है। दूसरा हमने क्या ले लिया, मास ऑफ अर्थ को हमने me से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेडियस ऑफ अर्थ को हम re से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है हमने, देखिए मैथमेटिकली हमें पता है जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो ये था। ये बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे निकला, इसमें भी मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब जो पिछले टॉपिक में हमने देखा था उसमें हमने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम जी से डोनेट करते थे, ठीक है, और ये हम कहते थे फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि 1 kg मास पे कितनी फोर्स लगती है किसी भी पॉइंट पे अर्थ के। यहाँ पे मैं कोई भी जो हमने यहाँ पे फील्ड ले रहे हैं, ये पूरी इसके अर्थ के फील्ड है, इस पॉइंट पे अगर मैं इसी को ले जाऊँ तो यहाँ पे 1 kg पर यूनिट मास पे कितनी फोर्स लग रही है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और करीब ले आऊँ यहाँ पे, ठीक है, सरफेस के थोड़ा करीब ले आऊँ तो कितना लग रहा है। तो जो 1 kg पे जो फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास पे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, उसे हम बोलते थे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये वही है, ठीक है। अब हमें पता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो इसके बराबर होता है, इक्वल होता है। अब सिंपल क्या करना है, हमें F पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये देखिए मैंने पुट कर दिया और ये जो m0 था ये डिवाइड हो रहा था, ठीक है, इधर F की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और इसके नीचे डिवाइड हो रहा था, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ये जो m0 है यहाँ पे आ गया। m0 स्टूडेंट हमारे पास m0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल जो हमारे पास g आ जाएगा, ठीक है, जी हमारे पास इस चीज़ से क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे हल कर लें। दूसरा तरीका हमारे पास एक और जो बुक में दिया मैं वो भी बता देता हूँ आपको, वो भी सिंपल है। फर्स्ट तो यही हम इसी को कंसीडर कर लेंगे,
ये अगर करेंगे तो ये बेस्ट है, क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको इसी तरह करके बताया था। अब हमें पता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा ज़रा कि जो वेट होता है, वेट बराबर होता है mg के, ऐसे ही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं वेट देखूँ तो वेट जो होता है वो हम जो वेट आता है वो किस वजह से आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे वेट हमेशा डाउनवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड लगने की वजह से हमारे पास एक नीचे की तरफ क्या जा रही है, फोर्स जा रही है, ठीक है। ऐसा है कि नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है नीचे वेट लग रहा है। तो यहाँ पे हम वेट को चेंज कर देते हैं एफ जी के साथ, कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वेट है वो नीचे की तरफ आपको क्या कर रहा है, खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पे जी भी तो आ रहा है। इसका मतलब है हम यहाँ पे, और ये जो m है ये कौन सा है, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ था सरफेस के ऊपर, उसका वेट हमेशा क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है। अब यहाँ पे हम इसको m के साथ m नॉट लिख देंगे, या आप क्या करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर कर ले, इसको भी मैं 3 कंसीडर कर लेता हूँ, और इन दोनों को आपस में हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ही हम कंपेयर करेंगे ये m नॉट और ये m नॉट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं जस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखे कंपेयरिंग, ठीक है, 1 और 3, तो हम कहेंगे m नॉट g इक्वल हो जाएगा कैपिटल G कांस्टेंट, m ई मास ऑफ अर्थ, m नॉट ऑब्जेक्ट मास डिवाइडेड बाय r रेडियस ऑफ अर्थ, और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर। अब सिंपल है स्टूडेंट, यहाँ पे जाहिर सी बात है m नॉट से कैंसिल आउट हो जाए, और अगेन जो g है हमारे पास वो वही सारा आ गया जो हमारे पास पहले था, सिंपल, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी, और मैं बता रहा हूँ बार बार कि पिछले टॉपिक्स में बताया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे जम मत करना। ये चीज़ें मैं थोड़ा सा अब इतने डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ मैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में, फिर लेक्चर की लेंथ खामखा बड़ी हो जाती है। ओके स्टूडेंट, अब अगर हम फर्दर देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अगर इस सब की वैल्यू हम अगर पुट करें तो हमारे पास पता लग जाए ना कि टोटल आंसर क्या आ रहा है। कंक्लूजन भी तो हमने लिखना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें सब की सब, तो ये जी लिखा मैंने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था हेनरी कैवेंडिश ने जो था फाइंड आउट किया था, ठीक है, 111 साल बाद जब न्यूटन ने हमें जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल दे दिया था, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बाद जो था 111 साल बाद उसने जी की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करके दी थी। तो यहाँ पे हम जी की वैल्यू लिख लेते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, हमारे पास आ जाता है 10⁻⁻11 आ गया स्टूडेंट। ओके, और फर्दर अगर मैं देखूँ 6.67 है, यहाँ पे करना है आपने, पूरा लिख लीजिए, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 6.67, ठीक है, 10⁻⁻11 आ गया। और मास ऑफ अर्थ जो है हमारे पास वो ऑलमोस्ट हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, और ये डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। स्टूडेंट सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में वो दे सकता है, मतलब आपको सारी चीज़ें देगा, लेकिन ये जी नहीं देता बाज़ दफ़ा वो। तो आप किसी भी प्लैनेट पे हो, किसी भी प्लैनेट पे आप हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ अर्थ पे इसकी जी की वैल्यू ये कांस्टेंट रहेगी। जी की वैल्यू आप जिस भी प्लैनेट पे जाएंगे, जी की वैल्यू हमेशा हमारे पास यही सेम ही रहेगी, ठीक है। और ये बहुत ही माइनर है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब सबको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास आपने कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज डाल देने, उस पर स्क्वायर भी है, देखे ना, आर का स्क्वायर, तो इस पर हम स्क्वायर भी लेंगे। सबको कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा जी बराबर आ जाएगा 9.77, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब अगर एक चीज़ यहाँ पे गौर से देखो, ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आया, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कहीं पे m नॉट नज़र आ रहा है, m नॉट तो नज़र ही नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब है इस वक्त मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है जो कि इसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, वेट बराबर m मल्टीप्लाई बाय जी। मास तो इसका सेम नहीं रहेगा, मैं जिधर भी ले जाऊँ, वेट हमेशा चेंज होता है, क्योंकि वेट के साथ जो होता है जी आ रहा होता है, ठीक है। और जी हर प्लेनेट पे डिफरेंट होता है, ये वाला जी, ठीक है, जो अभी हमने फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे छोड़ूँ इस जगह से, तो आप देखेंगे, या एक पेपर ले लूँ और एक ये ले लूँ, तो हम देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये ज़्यादा तेज जा रहा है नीचे। अगर मैं इसको देखूँ, ये वाला, क्योंकि आप कहेंगे इसका जो है वेट ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर हम देखें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रहा है, उस पर कहीं पे भी इस फार्मूले के अंदर आपको m नॉट नजर आ रहा है? m नॉट तो है ही नहीं। अगर m नॉट ही यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल जो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो रहा है हमारे पास, वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फार्मूले में तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि बेशक बहुत लाइट ऑब्जेक्ट हो या बहुत हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट हो जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो,
हर एक ऑब्जेक्ट पे जो हमारे पास ग्रेविटेशन, जो हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी उस पॉइंट पे लग रही होगी, अगर मैं सरफेस पे देखूं तो वो 9.8 ही लग रही है। फिर बेशक वो 1 kg हो या 1000 टन में उसका वजन हो, जितना मर्जी हो, हम ये जो चीज़ होगी, ये नहीं होगा कि उस पर असल में ये बॉल क्यों इतना तेज़ नीचे जा रहा है और ये मार्कर स्लो क्यों जा रहा है। उसकी वजह ये है स्टूडेंट हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे एयर क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर मैं बॉल को फेंकूँ और एक तरफ पेपर को फेंकूँ तो आप देखेंगे पेपर जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरेगा। आप कहेंगे उस पर शायद ग्रेविटी कम लग रही है, वो वजह नहीं है, क्योंकि उसके बीच में क्या एयर है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास पेपर आहिस्ता गिर रहा है और बॉल क्या गिर रहा है, बॉल तेज गिर रहा है। ये बात आ गई समझ, ओके। अब यहीं से रिलेटेड मैंने आगे ये कंक्लूजन में सारी बातें लिखी हुई है कि जी डजंट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट मास। ऑब्जेक्ट मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं पे एम नॉट है ही नहीं, सिंपल सी बात है। जी ओनली डिपेंड ऑन, जो जी डिपेंड करता है वो उस जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी हमने प्लैनेट लिया हुआ है उसके मास पे डिपेंड करेगा, और ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास उससे कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेडियस पे डिपेंड करेगा और जो मास होगा उस प्लैनेट का उस पर डिपेंड करेगा। तो ये पहले आपने ये पूरा लिखना है, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, देन आपने कंक्लूजन लिख देना, क्लियर, ओके। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से मैंने बनाया हुआ, जो आपको बता दिया मैंने, वो ये बनाया हुआ है मैंने, पहले इसको देख लेते बेशक। Why does a 1 kg ball fall faster than a leaf in air but both fall together in a vacuum? कि जो है वैक्यूम में दोनों एक साथ गिर जाते हैं, लेकिन जब एयर होती है तो हमारे पास बॉल पहले गिरेगा और जो लीफ पत्ता होगा वो बाद में गिरेगा जो एयर में। तो आपने इसका आंसर देना है, और इसको उसी के साथ टॉपिक हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपसे फिजिक्स में या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, खासतौर कॉन्सेप्चुअल, आपने उस चीज़ को टॉपिक के साथ रिलेट करना होता है। विदाउट टॉपिक आप डायरेक्ट कोई भी ऐसी बात मत करो, उसको हमेशा रिलेट करो। जब आप उस चीज़ को रिलेट करोगे बस आपके वहाँ पे पूरे मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हम कहेंगे एयर, अगर हम हवा में देखें, द लीफ फॉल्स स्लोअर ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, हवा की रगड़ की वजह से जो होगा लीफ स्लो गिर जाता है। अगर हम हवा को निकाल दें तो वैक्यूम में दोनों एक साथ गिरेगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि जी जो है हमारे पास ये फॉर्मूला था, ये हमने शो कराया था, और इसमें कहीं पे भी एम नॉट का जिक्र नहीं है, जो कि यही शो करवा रहा है कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो होगा हमारे पास क्या लग रही होगी, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस लग रही होगी, क्लियर है। तो ये सारा यहाँ लिख दिया। उसके बाद इसको देख लेते हैं, व्हाई डज योर वेट चेंज ऑन अनदर प्लैनेट। अगर हम किसी और प्लैनेट पे जाएंगे तो हमारा वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वेट किसके बराबर है, एम नॉट जी, यानी कि एम इंटू जी। अब अगर वेट इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड है, एम मल्टीप्लाई बाय जी, तो जी जो है वो तो हमारे पास क्या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को अगर मैं देखूं तो वो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। और हर एक गोले का, यानी कि जिस भी गोले पे हम जाएंगे, मतलब मार्स पे चले गए, उसका कुछ और मास होगा, जुपिटर पे जाएंगे उसका कुछ और मास होगा। तो मास चेंज होने की वजह से, रेडियस चेंज होने की वजह से उसकी जो टोटल ओवरऑल जो जी की वैल्यू आएगी वो चेंज आएगी। जब जी की वैल्यू चेंज आएगी तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपका मास जो था, मान लो वो 10 kg था, मास तो हर जगह सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही आप किसी और प्लैनेट पे जाएंगे तो जी यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। जब जी चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात हमारा वेट भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यही यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है मैंने, इसको भी आप साथ लिख लीजिएगा स्टूडेंट, इसको यहाँ तक नोट डाउन करें। अब हम करने लगे हैं जो इसका दूसरा सब टॉपिक है, वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। वेल स्टूडेंट, अब हम अपना नेक्स्ट जो है सब टॉपिक देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ये वही सारी बातें अभी आपको पीछे बता दे स्टूडेंट, कुछ भी इसमें न्यू नहीं, जस्ट यहाँ पे हमने इसके फॉर्मूले में जो है जो फर्दर हम डिस्टेंस कवर करेंगे उसकी जगह एच आ गया। मैं समझाता हूँ आपको, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मैंने इस तरह का बनाया हुआ है कि कैसे हमारे पास जो हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज विद एल्टीट्यूड, कि जो जी की वैल्यू जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाएंगे, मान लो अभी अर्थ की सरफेस पे थे और अब हम उस ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से दूर लेके जा रहे हैं, तो हम अगर अर्थ की सरफेस से ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे तो कैसे हमारे पास जो जी है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, हमने ये बताना है। और कैसे, अगर आपसे कोई ये पूछेगा आपका वेट कैसे डिक्रीज हो रहा है, तो आप ये भी उसको बता दीजिए, ठीक है। तो वही अभी आपको वेट के लिए मैंने अलग से क्वेश्चन भी बनाया था, उस तरह करके भी आ सकता है और इस तरह वो पूछ सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कहेंगे जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो जो जी होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। वजह क्या है वो बता देते हैं यहाँ पे। तो वजह ये है स्टूडेंट कि क्योंकि हमारे पास जी का जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे थे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ से, ये हमेशा याद रखिए, जो डिस्टेंस होगा वो मैं बहुत दफा बता चुका हूँ कि वो हम सेंटर से कैलकुलेट करेंगे, सरफेस से हम, नॉट जस्ट फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से नहीं बल्कि हमने सेंटर से लेना होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से अब पहले यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, अब क्या हुआ, हमने डिस्टेंस क्या कर लिया, ज़्यादा कर लिया। तो ऑब्वियसली बात है जो रेडियस का जो डिस्टेंस है वो, और जो फर्दर हमने
जो हाइट कवर की वो दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पर उसको शो करवाने के लिए जो आर है ये रेडियस ऑफ अर्थ है या जो भी प्लैनेट हम ले रहे हैं उसका रेडियस प्लस जितना हम उसके एल्टीट्यूड पर जाएंगे वो एच जो हाइट होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब मान लो जो भी यहाँ पे वैल्यू थी उस पर जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है, बाकी तो वही सारा फार्मूला है। ठीक है, तो बस ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। और अब अगर आप देखें तो जितना हमारे पास नीचे वैल्यू बड़ी होती जाएगी, पहले जस्ट आर था, पहले जस्ट रेडियस था हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास स्टूडेंट कितना था, हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ हमारे पास था ऑलमोस्ट 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ था। अब जाहिर सी बात हम इसमें फर्दर अगर एक हाइट इसमें ऐड हो रही है, ठीक है, और इसके अंदर एच ऐड होता रहेगा तो जो नीचे वैल्यू है, जो रेडियस की वैल्यू है, जो डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, और जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऊपर हमने स्क्वायर भी लिया हुआ है, उतनी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो वैल्यू जो होगी जैसे डिनोमीटर में वैल्यू बड़ी आएगी तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो जी की वैल्यू वो छोटी आएगी। सिंपल था, यही सारी बातें यहाँ एक्सप्लेनेशन में मैंने यही सारा कुछ लिखा हुआ है। एज एच इंक्रीज, जैसे एच इंक्रीज होगा तो डिनोमीटर जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। जब डिनोमीटर बढ़ जाएगा तो दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है तो वो हमारे पास कम आ जाएगा। क्लियर है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेट क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है वेट बराबर होता है m मल्टीप्लाई बाय जी। अगर m इंटू जी हमारे पास वेट के बराबर है तो ऑब्वियसली बात है, देखो जी पे हमारा वेट क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ये बढ़ेगा, हमारे पास जितना एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब जी कम होगा तो ऑब्वियसली बात यहाँ जो अब जो वैल्यू पुट होगी वो कम पुट होगी। जब वैल्यू कम पुट होगी, मास वट एवर यहाँ पे जो भी मास है 10 kg, ठीक है, उसके साथ जब जी मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो वेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम आ जाएगा। वेरी सिंपल स्टूडेंट। ओके, थोड़ा सा इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं कि अब तक हमें क्या समझ आया। देखिए स्टूडेंट, the value of g decreases with altitude but the change is only noticeable at very large height। ऐसे नहीं है कि अगर मैं मतलब कि मान लीजिए 1 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं या मैं 2 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं, ठीक है, 2000 मीटर ऊपर चला जाऊंगा तो ग्रेविटी एकदम से चेंज हो जाएगी। बहुत माइनर चेंज होगा स्टूडेंट। इस सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा ऊपर एल्टीट्यूड पे जाना पड़ेगा तो हमें सही से हम इसको नोट कर पाएंगे, हाँ भाई अब मुझे यहाँ ग्रेविटी कम फील हो रही है। अदरवाइज अगर हम माउंट एवरेस्ट पे भी चले जाएं तो भी हमें उसके पीक पे भी चले जाए तो हमें ऑलमोस्ट ग्रेविटी वैसे ही दिखेगी जैसे थी। ठीक है, हमें कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा। तो काफ़ी ज़्यादा हम एल्टीट्यूड पे जब जाएंगे तो हमें हम नोटिसेबल हो जाएगा कि हाँ भाई अब ग्रेविटी में क्या आया, चेंज आया। तो यही लाइन लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ओके, the variation of g is due to inverse square law in the formula। और जो वेरिएशन हो रहा है g में उसका मेन जो रीज़न है वो आपने यही बताना है कि दोनों का जो डिस्टेंस का और जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का या एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो इसलिए हमारे पास कम हो जाता है एल्टीट्यूड के साथ, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। स्टूडेंट, होप्स तो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी आपको क्वेश्चन है, क्यूरी, आप कमेंट सेक्शन में आगे पूछ सकते हैं। #peace out। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।